Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक पावर। इसको हम कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो इसका कितने सारे फॉर्मूले बनेंगे, है ना। बहुत इजी है, समझो पहले आप लोग बच्चों, समझ में आ जाएगा। P इज़ इक्वल टू, ये क्लास 11 में भी ये फॉर्मूला था, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ कॉल्ड पावर। रेट ऑफ क्यों लगता है? क्योंकि टाइम से डिवाइड है और वर्क है तो करना पड़ेगा, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ कॉल्ड पावर। ये पावर की सबसे बेसिक डेफिनेशन होती है, हम सब जानते हैं, ठीक है। अब अगर इसी को टेक्निकल गेमर, आयुषी टेक्निकल गेमर हो क्या तुम? आयुषी आवाज़ नहीं आ रही बेटा, ठीक है। सो हम कहाँ करते हैं? हाँ, तो पावर की कहानी में पढ़ते, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, बेसिक डेफिनेशन है। अब इसी डेफिनेशन को हम लोग कन्वर्ट करेंगे किसमें? इलेक्ट्रिक पावर का भी फॉर्मूला इसी से हम लोग कैसे बनाएंगे। तो चलो छोटी छोटी बातों को बात करते हैं और आगे बढ़ते चलते हैं। ध्यान से देखना, समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो कोशिश करना है। अब जल्दी से बताओ बच्चों, वर्क डन इक्वल टू क्या होता है? W इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, लिख सकते हो क्या? या अभी ये वाला फार्मूले की मुझे ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको क्यों लिखूँ, मुझे मन नहीं करेगा, हटाओ। मैं ना इलेक्ट्रिक पावर में कन्वर्ट करना है तो मैं इसको ऐसे कन्वर्ट कर लेता हूँ। क्या आप ये फार्मूला पढ़े हैं क्या? V इज़ इक्वल टू W बाई क्यू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा है क्या? तो आप यहाँ से क्या करो, W की वैल्यू निकाल लो, कितना आएगा? V इंटू क्यू अपॉन में T, लिख सकते हैं क्या? यस नो? चलो एक और फॉर्मूला आने वाला है। क्या आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है क्या? I इज़ इक्वल टू होता है Q बाई टी, ऐसा होता है क्या? तो इस Q बाई टी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? I लिख सकते हैं। तो पावर का एक फॉर्मूला मिल गया, V इंटू आई। एक और फॉर्मूला मिल गया वोल्टेज और करंट के रेस्पेक्ट में, ठीक। एक और आगे चलते हैं, हम चाहें तो यही बेसिक फार्मूला होता है, इंपॉर्टेंट फार्मूला। हम चाहें तो इस V की जगह हम क्या लिख सकते हैं, या I की जगह पे रिप्लेस करते हो। V इज इक्वल टू आई आर होता है कि नहीं? तो आप V की जगह आई आर लिख लो तो पावर का एक और फॉर्मूला मिल जाएगा, I इंटू आर इंटू आई। तो पावर का एक और फॉर्मूला क्या मिल गया, जल्दी से बोलो। वेरी गुड। P इज इक्वल टू मिल गया आपके पास I स्क्वायर इंटू आर, एक ये भी फॉर्मूला मिल गया। बात समझ आ रही है? चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इसी में अभी हमने किसको रिप्लेस किया था? V को रिप्लेस किया था। देखो अब V के बजाय अगर हम इसमें I को रिप्लेस कर दें, ठीक है, इसको फ्रॉम इक्वेशन 1 बोलना फ्रॉम फर्स्ट। अब देखो P इज इक्वल टू V, इन प्लेस ऑफ I क्या लिख सकते हो? I इक्वल टू V बाई आर हो सकता है क्या? ऐसे हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अरे ये आर नीचे आ जाएगा, तो I इक्वल टू V बाई आर लिख सकते हैं। तो इस इक्वेशन में I की जगह आप क्या लिख लेना? V बाई आर। तो पावर का एक और फॉर्मूला मिल गया, पावर इक्वल टू क्या हो गया? V स्क्वायर बाई आर। ये भी एक पावर का फॉर्मूला मिल गया। समझ में आ रहा है? तो ये जनरली यही फॉर्मूला हमारा अगर कहीं यूज़ होता है तो इसी फॉर्मूले से सब बना लेते हैं, ठीक। एक हो गया पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, दूसरा हो गया P इज इक्वल टू वी आई, तीसरा हो गया P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, एंड चौथा हो गया P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? ये तो पावर निकल गया, नोट कर लो। उसके बाद छोटा सा एनर्जी भी बता देते हैं फटाफट। ये क्लास 10th की बात है, कोई नया चीज़ नहीं बता रहा हूँ, 10th में भी आपने ऐसा पढ़ा होगा। हेडिंग लिखना बच्चों, इलेक्ट्रिक पावर, और डेफिनेशन लिख लीजिएगा इसका। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक पावर। The rate of doing work is called an electric power। अब इसके बाद ये पूरा फॉर्मूला लिख लो फटाफट, सब A to Z।
अब इसके बाद हम लोग यहीं पे बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसको आप हीट एनर्जी भी बोलते हो या इलेक्ट्रिक एनर्जी भी बोलते हो, है ना। वो कितना होगा मैं आपको बता देता हूँ, इसी बगल में समझा देता हूँ, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। उसके बहुत सारे फार्मूले बनते हैं, तो आप लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कौन सा फार्मूला कहाँ यूज़ किया जाएगा। तो यहीं से देखो कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा देता हूँ तुरंत। इसको यहाँ ले चलता हूँ और इसको भी मैं बुला करके इनके करीब भेज देता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी और हीट एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी और हीट एनर्जी। जिसको हम H से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। H से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ध्यान से सीखो। तो हीट एनर्जी में अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हमें एनर्जी निकालना है। एनर्जी का मतलब वर्क, यही तो वर्क है। ये निकाल लोगे तो तुम्हारा एनर्जी मिल जाएगा। तो एनर्जी निकालने के लिए पहला फॉर्मूला क्या होगा, देखो मल्टीप्लाई कर लो। W बराबर क्या होगा, पावर इनटू टाइम टेकन। ये हो गया एनर्जी का पहला फॉर्मूला, यहीं से निकल गया। समझ में नहीं आया, आ गया। एक और फॉर्मूला बनाना होगा एनर्जी का, तो देखो कैसे बनेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे यही W इज इक्वल टू पावर की जगह लिख लो V इंटू आई। लिख सकते हैं क्या, तो ये हो जाएगा पावर की जगह हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं P इज इक्वल टू होता है V इंटू आई। होता है कि नहीं होता है। इस पावर की जगह रखो V I इंटू P। ये भी हो गया एनर्जी का फॉर्मूला। नहीं समझ में आया, आ रहा है कि नहीं वीडियो वाले बच्चों, फटाफट बोलो। तीसरा चलो एक और फॉर्मूला बना लेते हैं। यहाँ एक और फॉर्मूला बना लेते हैं P इज इक्वल W इक्वल टू, फिर पावर की जगह आप ये भी लिख सकते हो फॉर्मूला। पावर की जगह आप क्या लिख सकते हो, सिंस आप लोग जानते हो P इज इक्वल टू होता है आई स्क्वायर इंटू आर होता है। तो यहाँ पर रख लो इस पावर की जगह, ये हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। शायद इसी को आप बोलते हो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। चाहे H बोलो चाहे W बोलो, ठीक है। एनर्जी तो एनर्जी, हम हीट H से रिप्रेजेंट करेंगे तो हीट बता रहे हैं, W से रिप्रेजेंट करेंगे तो भी एनर्जी है। वो बात समझ आ रही है। एक और फॉर्मूला क्या बन सकता है, जल्दी से बताओ। देखो यहाँ से नीचे वाले फॉर्मूले से पावर की जगह क्या लिख सकते हो, V स्क्वायर बाई आर। यहाँ पर देखो ये पावर दिख रहा है, पावर की जगह रखो V स्क्वायर बाई आर। तो W इक्वल टू क्या मिलेगा, जल्दी बोलो, V स्क्वायर बाई आर इंटू टी। ये भी एक फॉर्मूला बन गया। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो आपका एग्जामिनेशन में, मतलब यहाँ पे तो CBSE में बहुत रेयरली आता है पावर बेस्ड क्वेश्चन, बहुत कम आते हैं ऐसा नहीं, बहुत कम आते हैं। लेकिन कंपटीशन में जब भी क्वेश्चन आते हैं तो या तो ये आता है या तो ये दो फार्मूला बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन है, VIT और आई स्क्वायर आर टी। और आई स्क्वायर आर टी इस वजह से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हीटिंग इफेक्ट की कहानी हम लोग बहुत बार पढ़े हैं कि जैसे जैसे हम करंट बढ़ाएंगे वैसे वैसे हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, बढ़ता है। देखो जब वोल्टेज कम होता है तो करंट कम, और करंट कम होगा तो जो आपका हीटर होता है वो थोड़ा धीरे चलता है, तो धीरे चलता है तो थोड़ा हीट कम प्रोड्यूस करेगा। वैसे ही अगर टाइम बढ़ाओ, टाइम का मतलब कुछ देर तक छोड़ दो हीटर को, अभी तुरंत जला करके उसके ऊपर हाथ रख सकते हो तो गर्म उतना नहीं होगा। लेकिन अगर 1 घंटे बाद तक तो जलते छोड़ दो, 1 घंटे बाद फिर हाथ रखो, समझ में आ जाएगा, है कि नहीं। उसी तरह से रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो ये तो हम लोग ऑलरेडी जान रहे हैं, रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो हीटिंग इफेक्ट क्या होगा, बढ़ेगा। बात समझ में आ गई, तो नोट कर लो इलेक्ट्रिकल एनर्जी और हीट एनर्जी में EMF को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। अच्छा EMF दूसरा उनके भाई हैं जिनका नाम होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। थोड़ा समझिएगा। तीसरे इनके भाई का नाम है पोटेंशियल डिफरेंस। चौथे इनके भाई का नाम है टर्मिनल पोटेंशियल। ठीक है, सब चचेरे फुफेरे भाई हैं लेकिन एक रिश्ते में भाई लगते हैं सब, है ना। कोई चच्चा का लेका है, कोई फूफा का लेका है, कोई मामा का लेका है, मतलब सब एक दूसरे के भाई हैं, समझने की बात है।
तो हम पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। शायद आपको याद होगा इसका डेफिनेशन सबको, है ना। द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द पाथ फॉलोड बाय दैट चार्ज। मतलब किसी चार्ज को इनफाइनाइट से एक पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन किया जा रहा था उसको हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोला था, याद है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या था? किसी चार्ज को कहाँ से लाया जा रहा था? वन पॉइंट से अनदर पॉइंट पे लाया जा रहा था, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लाया जा रहा था। उसमें किया गया वर्क डन को हम क्या बोल रहे थे? पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहे थे, ठीक है। अच्छा जी, इन्हीं के जस्ट भाई ये भी हैं। अब ईएमएफ क्या है? सपोज करो ये आपके पास एक सर्किट है, एक रेजिस्टेंस है, मान लो ये, ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस है ऐसे, और यहाँ एक सेल लगा हुआ है ऐसे, ठीक। अब क्या होगा? अब किसी चार्ज को यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कहाँ से लाया जा रहा था? इन्फिनिटी से गिवन पॉइंट। इसमें पोटेंशियल डिफरेंस में फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। इसमें क्या होगा? किसी चार्ज को यहाँ से लाया गया और वापस वहीं पे छोड़ दिया गया। मतलब क्या हुआ? एक कंप्लीट क्लोज पाथ कवर किया है कि नहीं? तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज वंस अराउंड अ क्लोज सर्किट। वंस अराउंड अ क्लोज सर्किट, जहाँ से आया वापस वहीं आ जाए। किया गया वर्क डन को हम क्या बोलेंगे? ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बहुत सिंपल, सब कुछ डेफिनेशन में सेम, बस इसमें इन्फिनिटी से गिवन पॉइंट, इसमें फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, इसमें वंस अराउंड द क्लोज सर्किट, जहाँ से चला वापस वहीं आ गया, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। नहीं समझ में आया? आ गया। अभी हम इसकी डिटेल कहानी चलेंगे, अभी तो ऊपर से बता रहे हैं, अभी इसकी पूरी खतरनाक कहानी है, यही पूरा का पूरा चैप्टर में बेहतरीन चीज़ है। फिर तीसरा है टर्मिनल पोटेंशियल। टर्मिनल पोटेंशियल क्या होता है? सपोज करो ये ऐसा बैटरी आपने देखा होगा, खरीदा होगा सेल उसमें लगाने के लिए, रिमोट में, टीवी में। ये होता है पॉजिटिव, ये होता है नेगेटिव। देखा है कि नहीं? ऐसा एवरेडी लिखा होता है, निप्पो लिखा होता है, तो ड्यूरासेल लिखा होता है, तमाम तरीके का है। भाई यूट्यूब वाले क्लेम नहीं करना, हम समझाने के लिए नाम ले रहे हैं, है ना। तो हुआ क्या कि अगर टर्मिनल पोटेंशियल का मतलब क्या है? अब अगर यहाँ पर इसके टर्मिनल पे जो पोटेंशियल दिखाई देगा वो कहलाएगा टर्मिनल पोटेंशियल। मतलब आपने वोल्टमीटर यहाँ लगा दिया तो देखा कि इसके टर्मिनल पे कितना पोटेंशियल आ रहा है, वो कहलाएगा उसका टर्मिनल पोटेंशियल। अगर हम बोलते हैं कोई बॉडी यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल अगर आप पता लगाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? जल्दी बोलो। मान लो अगर हम यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल पता लगाना चाह रहे हैं तो इस पोटेंशियल का नाम क्या देते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, किसी भी दो पॉइंट के बीच का। यहाँ से यहाँ होता तो क्या होता? तो भी पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ से यहाँ होता तो भी पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ से मतलब किसी दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल निकालेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस। और अगर एक कंप्लीट पाथ कवर किया, कंप्लीट क्लोज पाथ किया, तो ईएमएफ इनफाइनाइट से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आ रहा है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और किसी सेल के टर्मिनल पे जो पोटेंशियल हमको दिखाई दे रहा है, ड्रॉप हो रहा है या दिखाई दे रहा है, वो कहेंगे उसको क्या? टर्मिनल पोटेंशियल। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? अच्छा, अब जरूरी बातें करते ईएमएफ। सब लोगों ने सेल देखा है, चाहे वो निप्पो वाला सेल हो, ऐसे मान लो, ऐसे देखा ना, ऐसे ड्यूरासेल, निप्पो, ऐसा देखा ना। इस पर कितना वोल्ट लिखा होता है, कभी देखा है ना? वो 12 वोल्ट का होता है, इतना बड़ा सा। कितने वोल्ट का होता है? 1.5 वोल्ट। और ये 1.5 वोल्ट क्या होता है? ये होता है इसका ईएमएफ। ईएमएफ जब भी सेल आप देख रहे हो, सेल के ऊपर जो लिखा है वो उसका ईएमएफ लिखा होता है। ये ओपन सर्किट में जो रिटर्न आपको दिखाई दे रहा है, मतलब आपने खोल दिया, सेल को खुला हुआ दिख रहा है। जैसे आप मोबाइल की बैटरी देखोगे, मोबाइल की बैटरी पे लिखा होता है 3.7 वोल्ट, वो उसका ईएमएफ होता है। ईएमएफ 3.7 वोल्ट। एमएएच का मतलब होता है मिली एम्पियर आवर, मतलब एक घंटे में कितना मिली एम्पियर वो करंट निकाल रहा है, दे रहा है, वो होता है एमएएच।
जितना ज़्यादा वो करंट निकालेगा उतना अच्छा वो उसकी बैकअप उतनी अच्छी होगी, है कि नहीं। तो वो होता है mAh, मिली एम्पियर आवर। बड़े बड़े ट्यूबुलर वाले बैटरी पे देखोगे लिखोगा, उस पर लिखा होगा सिर्फ AH, एम्पियर आर। एक आर में कितना एम्पियर करंट वो निकल रहा होगा उससे, जैसा बाहर आउटपुट में जा रहा है, वो कहलाता है AH, है ना। आप लोग घर पे कहते हो कि भाई हमारे घर पे तो बैटरी लगा दीजिए ट्यूबुलर का, वो नहीं देखते कितना AH का लगा रहा है, तुमको तो उससे मतलब है बस हो गया, बैटरी लग गया, बड़ा सा है, ट्यूबुलर एक जैसा है, उस पर जितना AH होगा उतनी अच्छी बैकअप देगा। जैसे हमने जो इन्वर्टर लगाया, हमारे में 250 AH की बैटरी लगी हुई है। 250 AH लगा हुआ इसी वजह से कि 2-4-10 पंखे चल जा रहे हैं आराम से, ठीक है। आपके घर पे अगर 2 से ज़्यादा पंखा चलाते होंगे तो पीप पीप सीटी बजने लगता होगा, क्यों? क्योंकि आपने नॉर्मल बैटरी डाला, आपने 150 AH का बैटरी डाला, तो जितना AH की बैटरी डालेंगे उतना अच्छा बैकअप आपको मिलेगा। ये कहानी होती है, बात समझ में आ गई। तो सेल के ऊपर जो लिखा होता है वो उसका क्या होता है, EMF। मैं आपको दिखाता हूँ, अभी दिखाता हूँ, सबको दिखाता हूँ। निको सेल या एवरेडी सेल, एवरेडी सेल। अब इसके ऊपर कहीं तो दिखा दो भाई, रुक जाओ मैं आपको दिखाता हूँ, कहीं ना कहीं इसका वोल्टेज मेंशन किया हुआ मिल जाए। हाई टॉर्च में भी लगता है, और कोई तो घुमा हुआ दिखा दो भाई। मैं दिखाता हूँ, बात नहीं करो आप लोग, 2 मिनट आप लोग लाइन पे रहो, मैं सबको दिखाता हूँ। इस पे दिख रहा है क्या? कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ है, कहीं घुमा होगा। घर पे आप लोग एक बार देखिएगा, सेल पे दिखाई देगा। आ जाओ भाई जल्दी, कोई है? अब भाई हम खोजने जाएँ कहाँ रखे हैं, तुरंत 2 मिनट में दिखा देते हैं। घड़ी में से निकाल के लाएँ, सही कह रहे हो तुम। हाँ तो एकदम दिमाग लगाए हो। लो रिमोट तो यहीं पर देखो, इस पे लिखा हुआ 1.5 वोल्ट। तो देख लो दिखा सकते हैं आप, दिखा दो। खोना नहीं चाहिए, हमारे बहुत सही, ठीक है। वो उसका क्या होता है, EMF, ज़्यादा मत। क्लियर। मोबाइल की बैटरी, मोबाइल की भी बैटरी मैं आपको दिखाती, शायद वो दिख जाए। ये देखो, इस पे देखो, छोड़ो, मोबाइल की बैटरी पे तो साफ साफ दिखेगा। इस पे भाई साहब ये भी इतना छोटा छोटा लिख देते हैं सब ना, खोजने वाले खोजते रहेंगे। तो पहले ही चाइना वाइना का नाम लिखा, देखो 3.8 वोल्ट लिथियम आयन बैटरी दिख रहा है। जूम कहाँ से करें, ये देखो 3.8 वोल्ट नहीं दिख रहा है यहाँ पर, दिख रहा है? और जूम करें, लो लो, अरे वो बैटरी नहीं बैठ रहा हो गया, दिखा 3.8 वोल्ट। हाँ अभी मैं और दिखाता हूँ आपको सर। मोस्टली 3.8 या 3.7 वोल्ट की बैटरी आपके पास यूज़ होती है मोबाइल फ़ोन्स में, है? यहाँ कहीं दिख रहा है? इतना छोटे छोटे लिखे हैं सब ना। मैं दिखाता हूँ ये वही सेल है, देखो ये है 3.7 वोल्ट। पर आ जाए थोड़ा, देखो दिख रहा है यहाँ पर 3.7 वोल्ट लिथियम आयन बैटरी, दिख रहा है? तो
ये इसका क्या है 3.7 वोल्ट जो लिखा है वो है क्या बताओ, वही ईएमएफ। ठीक है, अब 3.7 वोल्ट लिखा है, अब तुम उसको वोल्ट मीटर से चेक करोगे तो क्या वो 3.7 एग्जैक्ट मिलेगा, नहीं, कुछ ना कुछ कम हो चुका होगा, तो वो उसका क्या कहलाएगा टर्मिनल पोटेंशियल। आपने टर्मिनल पे देखा उसकी पोटेंशियल कितनी आ रही है, कुछ कम आ रही है, वो कहलाता है उसकी टर्मिनल पोटेंशियल। बात समझ में आ गई, यस नो? तो व्हाट इज ईएमएफ? ये तीनों भाई क्यों हैं जानते हो? क्योंकि इसकी भी ऐसा यूनिट वोल्ट, इसकी भी ऐसा यूनिट वोल्ट, इसकी भी ऐसा यूनिट वोल्ट और इसकी भी ऐसा यूनिट, सभी एक ही खानदान के हैं, तो टाइटल सबका सेम रहेगा। बात समझ में आ गई? तो लिखो फटाफट, हेडिंग लिखो ईएमएफ ब्रैकेट में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, लिख लो द अमाउंट ऑफ work done, the amount of work done by a source in taking a unit charge once around the complete circuit, is known as electromotive force या EMF, is known as electromotive force। हो गया? नीचे नोट लिखिएगा, पहला पॉइंट, its SI unit is volt, its SI unit is volt। Next point, it is the maximum potential difference between the two terminals of source in an open circuit, ठीक है? ये मैक्सिमम पोटेंशियल होता है, पहले ही बताया 1.5 आपको दिख रहा है, मतलब मैक्सिमम एक 1.5 से ज़्यादा वो सेल्फ होगा ही नहीं, भले ही कम हो जाएगा लेकिन ज़्यादा नहीं होगा। नेक्स्ट लिख लो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि दो एंड पे बात कर रहे हैं ना, तो उसको लिख लो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस लिख लो, द पोटेंशियल ड्रॉप across the terminals of a cell, when a current is being drawn from it, when a current is being drawn, D-R-A-W-N, drawn from it is called terminal potential difference. ठीक है? ईएमएफ के जो ईएमएफ हेडिंग लिखा था उसके आगे ब्रैकेट में ई लिख लो, उसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को वी से रिप्रेजेंट करते हैं। वी इज इक्वल टू आई आर जो होता है ना, वो वी जो होता है वो टर्मिनल पोटेंशियल के होता है। हो गया? आ जाओ, अब एक और ख़तरनाक बात, याद है सबको, समझ में आ गया? अच्छा, अब ध्यान से सुनना, कान से नहीं, किसे सुना है? ध्यान से, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंटरनल रेजिस्टेंस।
ठीक है, इसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करें। क्या होता है ये? अब ध्यान से मुझे बताना, कभी कोई सेल खराब हुआ है, ये रिमोट का ही अगर सेल खराब हो जाए, क्या इसको आप बना सकते हैं? क्या ये सेल दोबारा काम कर सकता है? तो हमारा आंसर है यस। आप भी बना सकते हैं, सब कोई बना सकता है। ठीक है, कैसे सेल काम करता है वो भी मैं बता रहा हूँ। आप लैब में अगर मेरे से मुलाकात होगी तो मैं आपको लैब में भी एक सेल बना के दिखाऊंगा। वो सेल कितने सेकंड के अंदर बनेगा? महज 10 सेकंड के अंदर एक सेल तैयार हो जाता है। उसी का भाई है, देखो कैसे बनता है सेल, कैसे पहले है, उसके बाद इंटरनल रिलेशन आपको समझाऊंगा सेल कैसे काम करता है। मान लो कि एक सेल आपके पास ये एवरेडी वाला था, वो ख़राब हो गया। ठीक है, ऐसा सेल था आपके पास, इसके अंदर अगर कभी तोड़े होगे तो देखा होगा एक कार्बन का रॉड लगा हो, ऐसा देखा है क्या? हाँ, ब्लैक कलर का लगा होता ना। मान लो ये सेल ख़राब हो गया तो आपको क्या करना होगा, इस सेल के ऊपर एक कवर लगा होता है जो ब्रांड नेम लिखा होता है, एवरेडी, निप्पो, ये वो प्लांट है, उसको उखाड़ दो, उसके नीचे एक टीने जैसा दिखाई देता है, देखा है क्या? वो जिंक होता है। वो क्या होता है? जिंक का रॉड होता है। फिर उसके ऊपर देखो तो एक रेड कलर का कैप टाइप का लगा होता है, मैं दिखाता हूँ यहाँ पर, तो मैं आपको यहीं दिखाता हूँ। यहाँ कौन सा सेल थे हम अभी बात किए थे? एवरेडी से। मैं आपको बताऊँ, कोई सेल आ जाओ भाई। नहीं सेल दिख रहा है? चलो ये देखो, ये ब्लैक वाला ही को देख लो, ये ब्लैक वाला दिख रहा है? इसको ऊपर से उखाड़ दो तो इसके अंदर एक टीने जैसा दिखाई देगा जिसको हम जिंक बोलते हैं। फिर यहाँ पे किसी सेल में रेड कलर का ये कैप लगा होता है, यहाँ टीने का कैप लगा हुआ, दिख रहा है ऊपर? दिख रहा है ना? इस कैप को क्या करो, आप काट लो। कैसे काटोगे? यहाँ ब्लैक कलर का देखो कुछ ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, किनारे ब्लैक लगा वो दिख रहा है, ये गोल गोल। ठीक है, इसको गर्म करो, चाकू गर्म करके ऐसे किनारे किनारे लगाओ, वो ये क्या होता है? कोल तार जैसा होता है, अलकतरे जैसा होता है। काट करके निकाल लो। काट करके निकालोगे तो कैसा निकलेगा? ये कुछ ऐसा सेल आपके पास निकल जाएगा, ये गोल टाइप का ऐसा रहेगा और इसी के अंदर कार्बन रॉड ऐसा फंसा होगा, ये कार्बन रॉड निकल गया था। और ये बॉक्स जो था ये ऐसे आपका अलग निकल गया। ठीक, निकल गया। अब इसमें क्या होता है, कभी खोल के देखा है? कालिक होता है, ब्लैक कलर का होता है ना कालिक। पहले ज़माने में हम लोग क्या करते थे, उसका बोर्ड पे बोलते थे, काला काला बोर्ड करते थे, है ना? वो कालिक होता है। उसको कालिक को निकाले, पेपर पर रख लो बढ़िया से, साफ पेपर पे। ठीक, अब उस पेपर पे उस कालिक को थोड़ा सा पाउडर कर लो, थोड़ा सॉलिड हो चुका होगा, जम चुका होगा, तो उसको थोड़ा सा कूट काट के कायदे से सॉलिड कर लो। उसमें ये नहीं कि मिट्टी उट्टी मिला देना, ऐसा मत कुछ काम करना, कायदे से सफाई से काम। कूट लिया, एकदम पाउडर जैसा हो गया। होने के बाद उसमें क्या करो, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, ये जो पाउडर आपने निकाला था, ये पाउडर जो था कार्बन ब्लैक था, इस कार्बन ब्लैक में हमने अमोनियम क्लोराइड को मिक्स कर दिया। ऐसे मान लो हमने कुछ अमोनियम क्लोराइड को मिक्स कर दिया, ऐसे खूब अच्छे से मिक्स कर दो हाथ से। ठीक है, हाथ में ग्लव्स पहन के खूब बढ़िया से मिक्स कर दो। मतलब इसमें अब क्या क्या हो गया? अमोनियम क्लोराइड हो गया, और क्या हो गया? कार्बन पाउडर हो गया, सेल तैयार। अब क्या करो, ये मिक्सचर को उठा करके इसके अंदर आप लोग डाल दो, ऐसे से थोड़ा सा पहले ऐसे इस मिक्सचर को इसके अंदर भर दिया। भरने के बाद अब ये जो गैप बच रहा है, इस गैप में ये कार्बन रॉड को ऐसे डालो, सीधा कार्बन रॉड डाला। अब ये जो मिक्सचर है ये सब साइड में भर दो, ऐसे से ये दोनों का मिक्सचर इधर उधर भर दो, कार्बन ब्लैक और अमोनियम क्लोराइड दोनों ऐसे से भर गया। अब इसके ऊपर ये जो कैप था, कैप को लॉक कर दो। ये कैप आपके पास, मान लो हमारे पास ऑरेंज कलर का कैप है, मान लो ये कैप इसके ऊपर हम लोग लगा देते हैं। कैसे लगाओगे? अलकतरा थोड़ा सा लो, गर्म करके इसके ऊपर डाल दो, लग गया, ये सेल तैयार हो गया, जिंदा हो गया। अब इसको फिर से यूज़ करो, ये सेल काम करने लगेगा। हाँ, एकदम उतना ही करेगा और अच्छा करेगा, उससे ज़्यादा दिन बैकअप देगा। अब क्यों ये सेल काम किया? ठीक है, ये सेल खराब कैसे हुआ? क्या कहानी थी कि ये सेल खराब हो गया? मैं उसकी कहानी समझाता हूँ कि सेल खराब होने के पीछे बेसिक फंडा क्या है, या सेल काम करने के बेसिक फंडा क्या है, बेसिक तरीका क्या है जिसकी वजह से ये सेल काम कर रहा है। तो आपने
इसमें क्या एडिशनल मिक्स किया ये बताइए, क्यों मिक्स किया, कभी सोचा है क्यों मिक्स किया अमोनियम क्लोराइड? कुछ तो कारण होगा जिसकी वजह से अमोनियम क्लोराइड मिक्स किया। अगर चलो ठीक है मान लेते ये सेल की कहानी हमको नहीं समझ में आई सर, चलिए एक और दूसरा देखते हैं। नींबू ले लो, नींबू देखा है ऐसे 1 2 3 4 5 नींबू ले लो, आलू ले लो, नींबू या आलू कुछ भी, जनरली नींबू में अच्छा काम करता है। आप क्या करो, एक नींबू में यही इसका जो टीने वाला था ना जिंक वाला पार्ट, इसको काट काट के पतला पतला ऐसा ऐसा स्ट्रिप बना लो, ऐसा ऐसा पतला पतला ऐसा ऐसा। यहाँ हमने जिंक ऐसे प्लग कर दिया नींबू में, सब में एक एक जिंक को ऐसे जिंक डाल दिया। और दूसरी तरफ क्या करेंगे, मोटा तार आता है कॉपर का, मैं कॉपर की वायर इसमें दूसरे वाले में कॉपर की वायर ऐसे डाल दिया, इस नींबू के अंदर प्लग कर दिया बढ़िया से ऐसे। ये कॉपर एक नींबू, एक कॉपर एक जिंक, ये जिंक और ये है कॉपर, डाल दिया। अब डालने के उपरांत क्या करेंगे, अब ये जो जिंक है इसको कॉपर से कनेक्ट कर देंगे तार से, फिर ये जो जिंक है कॉपर से कनेक्ट कर देंगे। यहाँ क्या बचा, एक कॉपर और यहाँ क्या बचा, एक जिंक। ये कॉपर काम करेगा पॉजिटिव की तरह से, ये जिंक काम करेगा नेगेटिव की तरह से। एक एलईडी बल्ब ले लो छोटा वाला, दोनों में कनेक्ट कर लो, ये बल्ब जलेगा। कब तक जलेगा, हाँ नींबू से कब तक जलेगा सर, जब तक इसके अंदर जूस होगा, लेमन जूस। जूस खत्म काम खत्म। सर जल रहा है, हाँ जलेगा, आप ट्राई कर सकते हैं घर। तो इसका मतलब इसके अंदर जो ये आपके पास लेमन जूस दिख रहा है वो किस तरह से बिहेव करता है, इन केमिस्ट्री आप पढ़ते होंगे, ये बिहेव करता है एज ए इलेक्ट्रोलाइट। आप बैटरी में पानी डालते हैं घर पे, पानी अगर ना डालें तो बैटरी चलेगा, नहीं चलेगा। इसका मतलब इस टर्मिनल से इस टर्मिनल तक इलेक्ट्रॉन को पहुंचाने का काम कोई तो करेगा, कोई तो एक माध्यम चाहिए, वो माध्यम का नाम होता है इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पर ये जो हमने अमोनियम क्लोराइड मिक्स किया था ये इलेक्ट्रोलाइट की तरह से बिहेव करता है, ठीक है। लेकिन अभी आपने कैसा डाला था, पाउडर जैसा होता है, देखोगे ना नमक जैसा होता है, नमक देखे हो, एकदम नमक जैसा इलेक्ट्रोलाइट होगा। 1 चम्मच 2 चम्मच मिक्स कर दो, आपको रगड़ दो बढ़िया से उसको, उसके बाद उसके अंदर डाल दो, भर दो, जिंदा हो गए, चौचौ एकदम चलने लगा, बेहतरीन। अब क्या होता है इस सेल के अंदर, आप कहोगे सर यहाँ तो लिक्विड था, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड स्टेट में होना चाहिए, लिक्विड होगा तभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, यही तो बात है। अब देखो होता है क्या, मैं आपको समझाता हूँ। ये जो सेल था, ध्यान से समझना बेटा, ये एक सेल था, एक ये सेल था, दो सेल में बना लेता हूँ, ठीक। एक दोनों नया सेल एकदम ब्रांड न्यू सेल है, दोनों है अभी पैकेट में से, एक को पैकेट में रहने देते हैं, एक को निकाल लेते हैं। इसमें क्या होगा, इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होगा जो अभी पैकेट के अंदर है, जिसको अभी हमने यूज़ नहीं किया, एक भी बार यूज़ नहीं किया, तो ये इलेक्ट्रोलाइट किस स्टेट में होगा, अभी सॉलिड होगा। लेकिन जैसे ही इसको हम एक बार यूज़ कर लेंगे, एक बार भी आपने सेल को यूज़ कर लिया, मान लो इसमें एक बैटरी, आप एक बल्ब जोड़ लिया छोटा सा, 2 मिनट के लिए जला लिया, जैसे ही जला लिया तो इसकी जो अभी इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड थी वो किस स्टेट में आ जाएगी, लिक्विड में आ जाएगा, ऐसे लिक्विड, ये लिक्विड जैसा हो जाएगा। कभी कभी देखते हो सेल लीक कर जाता है, बह जाता है, तो लिक्विड टाइप का निकलता है, वाइट वाइट जेल टाइप का, कभी देखा है, वही लिक्विड स्टेट में आ गया। अब क्या होगा, लिक्विड स्टेट में आ गया, बहुत अच्छी बात है सर। अब मुझे बच्चा ये बताओ, सेल डिस्चार्ज कब होता है, सेल बहुत जल्दी मुझे डिस्चार्ज करना है तो क्या करोगे तुम, मुझे सेल को एक ख़राब करना है, मैं आपको एक नया सेल दे रहा हूँ, मैं कहना चाहता हूँ कि इसको आप ख़राब कर दो तुरंत, कितना जल्दी आप ख़राब कर सकते हो, तो क्या करोगे, तोड़ना फोड़ना नहीं, आप क्या करोगे, सेल ख़राब कैसे होगा, आप क्या करोगे, एक पॉजिटिव में से एक नेगेटिव तार को जोड़ दोगे, शॉर्ट करा दोगे, यही तो होता है। और ये वायर किस तरह से बिहेव करेगा, एज ए रेजिस्टेंस, ये गर्म होगा गर्म होगा गर्म होगा गर्म होगा, कुछ देर बाद सेल डिस्चार्ज हो जाएगा, यही तो होगा जल्दी से डिस्चार्ज होने का तरीका। आपने यहाँ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिया, ये सेल डिस्चार्ज हो गया, बैठ गया, ख़त्म। समझ आ रही है, मैंने आपको बताया कि आप 2 सेल खरीदिए, एक सेल को पैकेट में रहने दीजिए और एक सेल को 1 मिनट के लिए यूज़ कर लीजिए, और दोनों को तिजोरी में घर में रख दीजिए। रखने के बाद आपको क्या करना है, आफ्टर 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ
दोनों सेल को फिर से निकालिए। जिस सेल को आप एक बार यूज़ कर चुके थे वो सेल खराब हो चुका होगा, और जिसको आपने थोड़ा सा भी नहीं यूज़ किया था वो सेल अभी भी जिंदा है, वैसा का वैसा एकदम नया है। तो क्वेश्चन अराइज होता है सर वो खराब कैसे होता है? इसको तो बस थोड़ा सा हमने यूज़ किया था, जिंदा रहना चाहिए था, खराब कैसे हो गया? कभी कभी आपने ये भी फेस किया होगा, आप मोबाइल फुल चार्ज कर लेते हैं, 100% चार्ज करके रखते हैं, और 2 से 3 दिन बाद उस मोबाइल को जब ऑन करते हैं तो हो सकता है 90% शो कर रहा हो, 95% शो कर रहा हो। आपने तो 100% चार्ज किया था, 5% कहाँ गया? भूत यूज़ कर लिया। तो होता क्या, देखो जैसे एक बार, अब ध्यान से सुनना बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट वाली बात। जैसे इस सेल को एक बार आप यूज़ कर लेते हो, एक बार यूज़ किया तो इसके अंदर लिक्विड बन जाता है, ये लिक्विड स्टेट में है। अब ये लिक्विड के वजह से क्या होगा, ध्यान से सुनना, लिक्विड के वजह से क्या होगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल के बीच में एक कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है ना, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। ये बाहर ऐसे तार कनेक्ट करते हो पॉजिटिव और नेगेटिव, तो दिखाई देता है, इसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बोलते हैं। लेकिन इस लिक्विड ना बोल करके इसको हम क्या बोलेंगे, इस इलेक्ट्रोलाइट के वजह से इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव टर्मिनल के बीच में क्या होता है, एक कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है। अब जैसे ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए तो सेल क्या होना स्टार्ट होगा, डिस्चार्ज होना स्टार्ट होगा, और हमें दिखाई नहीं देता, धीरे 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 ये सेल क्या हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। तो ये भी एक रेजिस्टेंस बना, सेल के अंदर बना, और ये रेजिस्टेंस किसके वजह से बना, किसके वजह से बना, ये कौन लिक्विड स्टेट में आया था, इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइट के वजह से यहाँ पे एक अंदर रेजिस्टेंस बन रहा है, जिसके वजह से सेल डिस्चार्ज होना स्टार्ट कर रहा है। इसी रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, अब चाहते हो कि सर ये लिक्विड में ना आए, तो आप क्या करते हो, क्या करना चाहोगे, यूज़ नहीं करेंगे। मान लो एक बार यूज़ कर लिया तो भी क्या करोगे? कभी कभी आपने देखा होगा, दादाजी लोग दादी जी लोग पहले ज़माने में रेडियो बजाया करते थे, तो जब उसका सेल ख़राब हो जाता था तो लोग धूप में रख देते थे, कहते थे धूप में रखने से चार्ज हो जाएगा, कहते थे ना। और फिर वाकई में धूप में रखने के बाद जब ला के रेडियो में लगाते थे तो बचता भी, क्या धूप में रखने से चार्ज हो गया? अगर ऐसा होता तो चार्जर की ज़रूरत क्यों पड़ती? धूप में रखने से क्या हुआ, यहाँ इस इलेक्ट्रोलाइट की टेम्परेचर बढ़ गई, हम थोड़ी देर बाद पढ़ाएंगे। और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगी तो इंटरनल रेजिस्टेंस का एक फैक्टर पे डिपेंड करता है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी। जब यहाँ रेजिस्टेंस कम होगा तो बाहर करंट ज़्यादा मिलेगा या कम, ज़्यादा, और करंट ज़्यादा मिलेगा तो आराम से रेडियो टीवी चलने लगता है। ठीक है, कार या बाइक देखते होगे, ठंडी के दिनों में आसानी से स्टार्ट नहीं होता, खिकी खिकी बोल कर रुक जाता। आप चाबी लगाते हो, बोलता है खिरीर 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 करके रुक जाता है। ऐसा होता है क्या? क्यों होता है? क्योंकि ठंडी के दिनों में टेम्परेचर क्या होता है, कम, टेम्परेचर कम, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ गया। जब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो करंट पहुंचने देगा क्या, वहाँ कुछ ज़्यादा आएगा करंट, बाहर करंट कैसा आएगा, थोड़ा सा करंट, और थोड़े से करंट से कभी इंजन स्टार्ट नहीं होता। इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, सुबह सुबह कहा जाता है ठंडी के दिनों में अगर पहली बार बाइक स्टार्ट करना है तो किक से स्टार्ट करना चाहिए, है ना, कि कम से कम बैटरी थोड़ा गर्म हो जाए। बैटरी गर्म हो जाएगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो करंट ज़्यादा मिलेगा। आप समझ रही है? क्लियर हुआ? नहीं समझ में आया? इंटरनल रेजिस्टेंस कहानी समझ में आई कैसे होती है? सर इसको लिखवा देंगे कल, समझ में आ गया ना सबको? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फैक्टर भी कल है और भी कहानी सीखेंगे। सेल कैसे काम करता है सबको समझ में आ गया? चलो ठीक है, फिर कल मिलते हैं हम लोग। स्टे होम एंड स्टे सेफ। इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, इसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ब्रैकेट में स्मॉल आर लिख लेना। इट इज़ द रेजिस्टेंस, इट इज़ द रेजिस्टेंस offered by the electrolyte of a cell. It is the resistance offered by the electrolyte of a cell.
सेल का जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो एक रेजिस्टेंस ऑफर करता है, उसी रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है। अच्छा, अब जैसे मैं आपको एक और सेल बनाना सिखाता हूँ। आप जो लैब में सेल बनाते हैं जिसको हम लेक्लांचे सेल बोलते हैं, केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़े होंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। उसके अंदर एक सेल होगा लेक्लांचे सेल। कैसे बनता है, बहुत सिंपल होता है। एक ऐसा पॉट होता है, प्लास्टिक का डब्बा होता है, मग समझ लो, जग जैसा। इसमें हम लोग पानी मिला लेते हैं, ये पानी मिक्स कर लिया, वाटर। ठीक, वाटर के साथ इसके अंदर हम लोग क्या मिक्स करते हैं, वाटर के साथ इसमें हम लोग अमोनियम क्लोराइड मिक्स कर लेते हैं, ऐसे से पूरा मिक्स कर लिया अच्छे से। ठीक, मतलब इसमें क्या क्या है, वाटर प्लस NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। ठीक, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, 2 रॉड लेते हैं। एक रॉड लेते हैं हम लोग जिंक का, बहुत पतला सा रॉड होता है, लैब में आप देखिएगा, आपके लैब में अगर होगा तो ऐसे पतला सा होगा, इसको बोलते हैं जिंक का रॉड, Zn। ठीक, और दूसरा एक रॉड लेते हैं हम लोग, कार्बन का रॉड लेते हैं, ऐसे थोड़ा मोटा रॉड होता है, ये कार्बन का, ये कार्बन का रॉड होता है। ठीक है, ये कार्बन का, कार्बन का रॉड पॉजिटिव की तरफ ट्रीट किया जाता है और जिंक का रॉड किसके तरफ ट्रीट किया जाता है, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। बन गया सर। पानी लिया, पानी में क्या घुला लिया, 2-4 चम्मच डाल दिया NH4Cl और दोनों रॉड रख दिया, सेल तैयार हो गया। लैब में ऐसे सेल तैयार करते हैं। और ये कितना वोल्ट देगा बाहर, ये लेक्लांचे सेल होता है, ये 1.5 वोल्ट देता है बाहर आउटपुट, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। आप यहाँ एक बल्ब लगाओगे ना ऐसे, ये बल्ब ग्लो करेगा। ठीक है, तो अब ये भी अगर कहा जाता है कि इस नेगेटिव सेल मतलब जिंक रॉड को और कार्बन रॉड को इसमें रखे छोड़ दो, 2-4-5 दिन के लिए छोड़ दो, 10 दिन 20 दिन के लिए, मतलब महीने भर के लिए छोड़ दो, तो ये भी क्या होता है, देखोगे अभी कभी लैब में आप जाओगे तो मिलेगा आपको देखने के लिए। ये लिक्विड की वजह से डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है, जिसकी वजह से सेल डिस्चार्ज होना स्टार्ट कर देता है, और डिस्चार्ज होना स्टार्ट कर देगा, कुछ दिन बाद ये सूख करके फिर से नमक जैसा खूब बड़ा सा बन जाएगा, नमक एकदम वाइट कलर का सॉलिड हो जाएगा। ये पानी जो है ना सॉलिड हो जाएगा, और फिर ये सेल काम करना बंद कर देगा, है ना, सॉलिड हो जाएगा, सेल काम करना बंद हो जाएगा। सेल काम कब करेगा, जब इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, मतलब वाटर प्लस NH4Cl होना चाहिए, तभी सेल काम करता है। लेकिन जैसे ही ये सॉलिड हो गया, ये काम करना अपना क्या करेगा, बंद कर देगा। ठीक है, तो इसके अंदर भी क्या बन रहा है, कहीं ना कहीं ये 2 टर्मिनल के बीच में, कौन कौन, ये पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में एक कांटेक्ट बन रहा है। और किसकी वजह से बन रहा है, ये कांटेक्ट किसकी वजह से बन रहा है, ये है इलेक्ट्रोलाइट की वजह से, है ना, कांटेक्ट आ रहा है, और यही इस सेल को डिस्चार्ज करने का काम करता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। बात समझ में आ गई, व्हाट इज इंटरनल रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस किसकी वजह से बन रहा है, इलेक्ट्रोलाइट की वजह से बन रहा है। इसी वजह से बोला गया इट इज अ रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ अ सेल। जो सेल का इलेक्ट्रोलाइट है वो रेजिस्टेंस बना रहा है, ऑफर कर रहा है, उसी रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। ये कौन कौन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है, ये कौन कौन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला लिखो, हेडिंग लिखो, फैक्टर्स ऑन विच इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड। फैक्टर्स ऑन विच इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड। किस किस फैक्टर पे इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। पहला, ध्यान से सुनो। अच्छा, आपने देखा होगा, आप एवरेडी का सेल खरीदते हो और घड़ी में लगाते हो, बड़ा ज़्यादा दिन तक चलता है। वहीं पर आप चाइना वाला सेल 2-3 रुपये का लगाते हो, वो हमको लग रहा है 10 से 15 दिन में ख़त्म हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? या कभी चाइना वाला सेल देखा होगा, वो लीक भी कर जाता है, बह जाता है, देखा ना, और बह जाने की वजह से रिमोट वगैरह ख़राब हो जाता है, उसका स्प्रिंग में जंग लगने लगता है, ख़राब होने की वजह से जंग लगने लगता है। तो क्या, क्यों ख़राब हो जा रहा है? क्यों? क्योंकि उस सेल के, या क्यों जल्दी डिस्चार्ज हो जा रहा है? रीज़न यही है क्योंकि उसका इलेक्ट्रोलाइट घटिया क्वालिटी का। अगर ये जो इलेक्ट्रोलाइट अंदर है वो घटिया क्वालिटी का होगा तो जल्दी जल्दी ये सेल डिस्चार्ज होना स्टार्ट कर देगा। तो पहला किस पे डिपेंड कर रहा है? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। अच्छे क्वालिटी का इलेक्ट्रोलाइट होगा
तो सेल का बैकअप ज़्यादा होगा, अच्छे दिन तक चलेगा। घटिया क्वालिटी का इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया गया होगा तो सेल हो सकता है 1 ही दिन में डिस्चार्ज हो जाए, 2 ही दिन में डिस्चार्ज हो जाए, ऐसा भी होता है। ठीक है, जैसे आप लोग मोबाइल की बैटरी खरीदते हो, है ना, एक ब्रांडेड सेल लेते हो वो महंगा पड़ता है, एक लोकल सेल चाइना वाले लेते हो वो सस्ता पड़ता है। दोनों में अंतर कभी देखे हो? जो नया एकदम ब्रांडेड सेल होगा ना वो बहुत बढ़िया चलेगा, वो 2-4-5 महीने तक चलेगा, बहुत अच्छा बैकअप देगा, मतलब 2-4-5 साल तक चलेगा, 5 महीने नहीं, 2-4-5 साल तक चलेगा, लेकिन अच्छा बैकअप देगा। लेकिन जो चाइना वाला है वो हमको लगता है 1 ही महीने में, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने 7 महीने में वो डिस्चार्ज हो जाएगा, काम खत्म। समझा? क्यों? क्योंकि उसके अंदर घटिया क्वालिटी का इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया गया। ठीक, तो पहला हेडिंग लिख लो, मतलब पहला पॉइंट लिख लो उसमें, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। ये किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, सेकंड पॉइंट ये किस पे डिपेंड करता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड क्या होता है? ये जो नेगेटिव टर्मिनल दिख रहा है जिंक रॉड, और ये जो पॉजिटिव टर्मिनल दिख रहा है कार्बन रॉड, ये दोनों इलेक्ट्रोड कहलाते हैं। इनके डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है ना। जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। देखो अब ध्यान से समझो मेरी बात, अगर ये रॉड यहाँ पर हो और दूसरा वाला रॉड यहाँ पर हो तो इनके बीच में रेजिस्टेंस कैसा होगा? देखो छोटा सा होगा ना, क्योंकि लेंथ कम है, इनके बीच की लेंथ कम होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। लेकिन अगर हम ये रॉड एक यहाँ रख लें और दूसरा रॉड यहाँ रख लें, इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ा दें, तो अब देखो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है ना। इसका मतलब जितना दूरी पर रखा होगा, जितना ज़्यादा दूर दूर पे दोनों रखे होंगे उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस बनेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस बनेगा। ठीक है, इसी वजह से देखा होगा जो सेल वगैरह बनाते हैं या जो पेंसिल सेल होता है उसको बड़ा नज़दीक होते हैं। और कभी ये ट्राई करके देखना, जो पतला वाला निप्पो सेल आता है वो बहुत ज़्यादा दिन तक चलता है एज़ कम्पेयर टू मोटा वाला। ये भी कहानी है, क्योंकि मोटा वाले में डिस्टेंस बढ़ जाएगा और डिस्टेंस बढ़ेगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा? बढ़ जाएगा। बात समझ में आ गई? लिख लो सेकंड पॉइंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। थर्ड पॉइंट क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स। एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स मतलब जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना कम इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो लिख लो थर्ड पॉइंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स। या चौथा पॉइंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, ये भी है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ऐसे लिख लो, समझ, ऐसे यहाँ पे पहले दूसरे वाले में डायरेक्टली ना R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D लिख लेना, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। दूसरे में क्या था? एरिया था, R इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, ऐसे लिख लो। तीसरे वाले में R इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। R इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब क्या है इसका? मतलब क्या है सीखा जाए।
मतलब अगर टेम्परेचर कम होगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा, और अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, कम। अब मैं आपको बताता हूँ, शायद मैंने पिछले क्लास में भी बताया था, जाड़े के दिनों में कार या बाइक आसानी से स्टार्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जाड़े के दिनों में टेम्परेचर क्या होता है, कम, और टेम्परेचर कम होगा तो अंदर का रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा। जब अंदर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो बाहर करंट कैसा मिलेगा, कम, और कम करंट से कभी भी इंजन स्टार्ट नहीं होता। इंजन स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा करंट की ज़रूरत पड़ती है ना। एक और एग्जांपल था, मैंने सच बताया था कि दादा लोग होते थे अपने ज़माने में, रेडियो में से सेल निकाल करके धूप में रख देते थे, कहते थे धूप में रखने से चार्ज हो जाएगा। क्या चार्ज होता था क्या? नहीं। धूप में रखने से क्या बढ़ता था, टेम्परेचर, और टेम्परेचर बढ़ने से क्या घटा, इंटरनल रेजिस्टेंस घट गया। अंदर का रेजिस्टेंस अगर कम होगा तो बाहर करंट कैसा मिलेगा, ज़्यादा, और वो फिर से रेडियो बजने लगता था। ठीक है, तो ये छोटी सी 4 कहानियाँ थी। चौथा भी लिख लो, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस की छोटी सी कहानी है। अक्सर पूछा जाता है व्हाट इज़ इंटरनल रेजिस्टेंस, और आगे बहुत यूज़ होगा, अभी क्वेश्चंस में भी बहुत यूज़ करूँगा मैं। ठीक है, चलो यहाँ तक हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, कल हमने एक और बात किया था, परसों, कल नहीं, वो था आपके पास, एक था ईएमएफ जिसको हम ई रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरा था टर्मिनल पोटेंशियल। याद है? टर्मिनल पोटेंशियल जिसको हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब समझने का प्रयास करिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको दिखाता हूँ। अब बताओ बच्चों, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है बचपन में, V इज इक्वल टू क्या होता है, बोलो, I इंटू आर होता है क्या? तो I इज इक्वल टू क्या होगा, बोलो, V बाई आर होगा क्या, ऐसा होगा ना। लेकिन EMF का डेफिनीशन क्या था, थोड़ा ध्यान से सीखो। ये हुआ मेरे पास एक रेजिस्टेंस, ठीक, हमने यहाँ पर लगाया एक सेल। अगर सेल होगा तो जाहिर सी बात है इस सेल का कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ही। अब इस सेल को हम ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। अब शायद मैं डेफिनीशन की बात करूं तो आपको डेफिनीशन मैंने बताया था कि ईएमएफ का डेफिनीशन क्या था, द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज वंस अराउंड द क्लोज सर्किट। मतलब ये चार्ज यहाँ से गया, पॉजिटिव से निकला, और कहाँ पे आना है, वापस पॉजिटिव पे आना है ना। जब अगर पॉजिटिव से निकला वापस पॉजिटिव पे आया तो बीच रास्ते में कहीं ना कहीं उसका इंटरनल रेजिस्टेंस से मुलाकात हुई होगी या नहीं हुई होगी, कंफर्म? ठीक है, तो उसका रेजिस्टेंस, इसका करंट कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो, बस इंपॉर्टेंट बस यही चीज़ें हैं। इसका जब करंट निकालोगे और अगर V की जगह E लिखते हो, यहाँ पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल V लिखा था तो ठीक है, अगर V की जगह E लिखते हो तो यहाँ पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ साथ इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू भी लिखोगे। चूँकि दोनों सीरीज़ में है तो R प्लस स्मॉल r लिखेंगे। ठीक है, ये समझ में आया ये कैसे लिखा गया? यही इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज़ होता है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता, गड़बड़ कर देते हैं। अगर क्योंकि दोनों भाई हैं, V की भी ऐसा यूनिट वोल्ट है और EMF की भी ऐसा यूनिट वोल्ट है, लेकिन अगर EMF लिखा तो EMF में हमको पता है कि चार्ज यहाँ से चला वापस वहीं आएगा, तो बीच में कहीं ना कहीं इंटरनल रेजिस्टेंस से मुलाकात होगी। इस वजह से यहाँ पे इस फॉर्मूले में इंटरनल रेजिस्टेंस को इंक्लूड कर रहे हैं। बात समझ में आ गई? यस नो? एक क्वेश्चन बोर्ड में आता है, प्रूव दैट ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ सेल EMF इज ग्रेटर देन टर्मिनल पोटेंशियल। या क्वेश्चन भी आ सकता है कि ड्यूरिंग चार्जिंग आप प्रूव करके दिखाइए टर्मिनल पोटेंशियल ज़्यादा होता है EMF से। सर बात अभी ऊपर से गई होगी, अब मैं समझाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। पहले ये छोटा सा नोट में लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है, ये नोट में लिख लो, उसके बाद हम आगे समझाते हैं। ये नोट में आप लोग लिख लो। अब हेडिंग लिखते हैं, एक छोटा सा हेडिंग और इम्पॉर्टेंट हेडिंग, प्रूव दैट, ऐसे लिख लो, प्रूव दैट ड्यूरिंग द डिस्चार्जिंग ऑफ सेल, क्वेश्चन ही लिख लो, क्वेश्चन लिख करके, प्रूव दैट ड्यूरिंग
डिस्चार्जिंग ऑफ सेल EMF is greater than terminal potential. EMF is greater than terminal potential. ठीक है, और करके हेडिंग लिख सकते हो, रिलेशन बिटवीन टर्मिनल पोटेंशियल एंड EMF. रिलेशन बिटवीन टर्मिनल पोटेंशियल एंड EMF. रिलेशन बिटवीन टर्मिनल पोटेंशियल एंड EMF. हो गया? चलो अब समझते हैं, समझो. पहले एक छोटा सा रिलेशन निकाल लेते हैं, उसके बाद आपको समझाता है. ठीक है, लाइडिंग है रिलेशन बिटवीन टर्मिनल पोटेंशियल एंड EMF. समझ में आ रहा है वीडियो वालों? अब ध्यान से देखो. अभी हम लोग जानते हैं, सिंस वी नो दैट I इज इक्वल टू E अपॉन में R प्लस स्मॉल r. लिख सकते हैं क्या? अभी हमने बताया, लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. E इज इक्वल टू क्या होगा? I कैपिटल R प्लस स्मॉल r. लिख सकते हैं? यस नो? तो E इज इक्वल टू होगा I में कैपिटल R का मल्टीप्लाई करो तो I इंटू R प्लस I में स्मॉल r का मल्टीप्लाई करो तो I इंटू स्मॉल r. लिख सकते हैं क्या? और I इंटू कैपिटल R क्या होता है? टर्मिनल पोटेंशियल होता है क्या? तो चलो I इंटू हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, सिंस I इज इक्वल टू सॉरी V इज इक्वल टू क्या होता है? V इज इक्वल टू क्या होता है? I इंटू R. होता है कि नहीं होता है? तो बस EMF इक्वल टू, इसकी जगह हम लोग क्या लिख लेंगे? बोलो, V प्लस I इंटू R. अब बताओ इसमें कौन बड़ा है? E बड़ा है या V बड़ा है? देख के बताओ, E बड़ा है या V बड़ा है? E बड़ा है ना, क्योंकि V में कुछ और जोड़ दे रहे हैं तब वो E के बराबर हो रहा है ना. देखो V में कुछ और जोड़ दिया गया तब तो E के बराबर हुआ. तो लिखेंगे देयरफॉर EMF is greater than terminal potential during discharging of cell. अब समझो, ये तो पहला था, ये हमने बात कर लिया ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ सेल. ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ सेल. सर ये ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ सेल क्या है? थोड़ा समझा देते तो बड़ा काम हमारा आसान हो जाता है कि नहीं? अगर ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग हमको थोड़ा समझ में आ जाता तो बहुत काम आसान हो जाता. अब मैं आपको दिखाता हूँ ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग में क्या होता है. ये आपने एक 1.5 वोल्ट की बैटरी खरीदी, 1.5 वोल्ट की बैटरी खरीदी, ऐसा होता है ना 1.5 वोल्ट का. ये 1.5 वोल्ट इसका क्या है बताओ? ये जो 1.5 वोल्ट लिखा होता है सेल के ऊपर, वो उसका क्या है? V है या E है? E है. इसको EMF बोलते हैं. जो लिखा है बैटरी पे वो उसका क्या होता है? EMF. जैसे आपके मोबाइल की बैटरी पे लिखा होता है 3.7 वोल्ट या 3.8 वोल्ट, वो उसका क्या है? EMF है. E मतलब मैक्सिमम पोटेंशियल वो इतना ही देगा ओपन सर्किट. लेकिन आपने क्या किया, यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगाया ऐसे, यहाँ पर एक आपने वोल्ट मीटर ऐसे लगाया. मतलब जैसे इस सेल को आपने डिस्चार्ज करना स्टार्ट किया, ठीक है, डिस्चार्ज करना स्टार्ट, वोल्ट मीटर लगा लिया या बल्ब लगा लिया. मान लो यहाँ पे हमने बल्ब लगा लिया ऐसे, और इसी के पैरेलल में हम एक वोल्ट मीटर भी लगा लेते हैं. हमको पता करना चाहते हैं वोल्टेज कितना आ रहा है. ठीक, एक तरफ बल्ब लगा लिया तो बल्ब जलेगा. अब जैसे ही बल्ब जल गया तो ये देखोगे यहाँ पे जो वोल्टेज है अब कितना मिलेगा? क्या ये 1.5 वोल्ट मिलेगा? नहीं, अब कम मिलेगा ना. तो ये लगभग कितना मिलेगा? 1.4 वोल्ट, 1.3 वोल्ट, इसी के आसपास मिलेगा.
तो कौन बड़ा दिख रहा है, ईएमएफ बड़ा दिख रहा है या टर्मिनल पोटेंशियल बड़ा दिख रहा है, ईएमएफ। तो ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग में क्या होता है, ईएमएफ बड़ा होता है किससे, टर्मिनल पोटेंशियल से। बात समझ में आई, नहीं समझ में आया? मतलब आप एक बार सेल को यूज़ कर लो, एक बार जब आप सेल को यूज़ कर लोगे तो कौन बड़ा दिखाई देगा बताओ, ईएमएफ 1.5 वोल्ट होगा और टर्मिनल पोटेंशियल कुछ ना कुछ, अब भाई एक बार यूज़ करिए कोई ना कहीं तो खर्च हो गया होगा ना, तो कुछ कम हो जाएगा। इसी वजह से टर्मिनल पोटेंशियल कम दिखाई देता है और ईएमएफ ज़्यादा दिखाई देता है ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। ठीक, अब ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ सेल क्या होता है, ठीक है, अब यहीं पर बात कर लेते हैं नीचे, ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ सेल। ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ सेल, थोड़ा समझिएगा, बहुत खतरनाक बात कर रहा हूँ। ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ सेल, अब मुझे एक बात बताओ, मैं आपको एक सिंपल सा फंडा बताता हूँ, आप समझ के बताना। 2 एग्जांपल यहाँ लेता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ सेल, नीचे बड़ा बढ़िया समझ में आता है। एक एग्जांपल लेता हूँ, आपको बहुत क्लियर हो जाएगा, एकदम सीधा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक टंकी है ये, ठीक, इसी साइज का एक और टंकी ले लेते हैं। लो, एक टंकी पूरे तरीके से पानी से भरा हुआ है और दूसरा टंकी खाली है, दोनों को हम नीचे से कनेक्ट करते हैं। क्या ये टंकी इसको भर देगा फुल, पूरे तरीके से भर देगा? नहीं। कब तक भरेगा? आधा आधा भरेंगे आपस में, है ना। मतलब अगर 2 टंकी दोनों की साइज बराबर है तो ये कभी भी आपस में दोनों एक फुल नहीं होंगे टंकी, कंफर्म? अच्छा, पहला केस ये हो गया। दूसरा केस क्या करते हैं, एक छोटा सा टंकी और है और एक बड़ा सा टंकी है, ये छोटा टंकी फुल है, भरा हुआ है, और इसको नीचे से फिर कनेक्ट कर देते हैं। क्या ये छोटा टंकी इस बड़े टंकी को भर सकता है? भर सकता है कि नहीं? बोलो बच्चों, वीडियो वालों, भर सकता है या नहीं? यस नो? वीडियो वालों कोई आवाज़ नहीं आ रही आपकी? ये छोटा टंकी कंप्लीट फुल है और ये बड़ी टंकी खाली है, इसको पूरे तरीके से भरेगा या नहीं? रोहित? नो सर, ये भी नहीं भरेगा। मतलब ये भी नहीं भरा। पहला केस इसको मान लो, दूसरा केस इसको मान लो, दोनों में टंकी भी पूरी तरीके से नहीं भरी। अब तीसरा केस लेते हैं, समझ जाओगे तुरंत। ये एग्जांपल से बहुत सिंपल से आप समझ जाओगे। एक बड़ी टंकी है और एक छोटी टंकी है। ये बड़ी टंकी फुल भरा हुआ है और छोटी टंकी खाली है। अब मैं इसके बेस से ऐसे कनेक्ट करता हूँ। अब बताओ, क्या ये बड़ी टंकी इस छोटी टंकी को भर देगा? तो आपका आंसर होगा यस। यस सर। नो सर? यस नो? यस। हाँ, वेरी गुड, यस सर, भर देगा। यही काम बैटरी चार्ज करने के लिए भी किया जाता है। अगर मान लो ये एक छोटी सी बैटरी है, मान लो 2 वोल्ट की बैटरी है और यहाँ एक 10 वोल्ट की बैटरी है। 2 वोल्ट की बैटरी फुल चार्ज है, 10 वोल्ट की बैटरी पूरे तरीके से डिस्चार्ज है। दोनों को आपस में कनेक्ट किया, मतलब पॉजिटिव को पॉजिटिव से, नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट किया। क्या इसको पूरा चार्ज कर पाएगा क्या? तो आपका आंसर होगा नहीं। उसी प्रकार अगर 2 बैटरी हैं, दोनों सेम वोल्ट के हैं, मतलब ये भी 2 वोल्ट का है, ये भी 2 वोल्ट का है, इसके पॉजिटिव से पॉजिटिव को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, कनेक्ट कर दिया। फिर से क्या ये इसको पूरे तरीके से चार्ज कर पाएगा? तो आपका आंसर होगा नो। चार्ज आधा आधा शेयर करके रुक जाएंगे। थर्ड केस लेते हैं कि एक बड़ी बैटरी ले लेते हैं 10 वोल्ट की और एक छोटी बैटरी ले लेते हैं 2 वोल्ट की। दोनों को आपस में कनेक्ट करते हैं, पॉजिटिव को पॉजिटिव से, नेगेटिव को नेगेटिव से। क्या ये इसको फुल चार्ज कर देगी? तो आपका आंसर होगा यस। ठीक, यस नो? कर देगा कि नहीं? कर देगा। अब ध्यान से सुनो, अब मैं जो बात बताना चाह रहा हूँ यहीं से आप समझ जाओगे। ये इस सेल का क्या हो गया? ये जो 2 वोल्ट है, ये इस सेल का क्या हो गया? ये क्या हो गया? ईएमएफ। और ये जो 10 वोल्ट है, इसके टर्मिनल पे नया एक पोटेंशियल दिया जा रहा है, ये कहलाएगा टर्मिनल पोटेंशियल V। ये 10 वोल्ट इसका टर्मिनल पोटेंशियल कहलाएगा। तो अगर इस सेल को चार्ज करना है तो कौन बड़ा होना चाहिए?
ईएमएफ बड़ा होना चाहिए या टर्मिनल पोटेंशियल बड़ा होना चाहिए? जो उसके टर्मिनल पे हम पोटेंशियल कनेक्ट, पोटेंशियल उसके टर्मिनल पे जो हम पोटेंशियल कनेक्ट कर रहे हैं वो बड़ा होना चाहिए या ईएमएफ बड़ा होना चाहिए? टर्मिनल पोटेंशियल बड़ा होना चाहिए ना। तो ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ सेल कौन बड़ा होगा? इसी वजह से कभी भी आप अपने मोबाइल का चार्जर देखोगे ना, तो मोबाइल के चार्जर पे लिखा होता है 5 वोल्ट। अब मोबाइल की बैटरी खोल के देखोगे ना, उस पर लिखा होगा 3.7 वोल्ट या 3.8 वोल्ट। तो किसकी वोल्टेज बड़ी है? चार्जर की। अगर चार्जर की वोल्टेज बड़ी नहीं होती तो ये मोबाइल की बैटरी कभी भी फुल चार्ज नहीं कर पाता। इसका मतलब टर्मिनल पोटेंशियल बड़ा होता, चार्ज करते समय टर्मिनल पोटेंशियल बड़ा होना चाहिए। किससे? ईएमएफ से, है ना। टर्मिनल पोटेंशियल किससे बड़ा होना चाहिए? ईएमएफ से। मोबाइल से कह रही है, ठीक है। टर्मिनल पोटेंशियल किससे बड़ा होना चाहिए? ईएमएफ से, ठीक। तभी पूरा चार्ज होगा, नहीं तो नहीं चार्ज हो पाएगा। घर में भी आपके घर पे चार्जर लगा होगा ना, तो चार्जर ज़्यादा वोल्ट दे रहा होगा बैटरी से, तभी वो चार्ज करता होगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। तो उसका फॉर्मूला कैसे होगा, थोड़ा सा मैं यहीं पे दिखाता हूँ। ये जो फॉर्मूला था इसमें आप ऐसे लिखोगे, ये फॉर्मूला था ना आपके पास, देखो E = V + IR लिखा है क्या? अब यहाँ क्या बड़ा होना चाहिए? ये बड़ा होना चाहिए। तो अब यहीं से आप बस, ये स्पेशल केस है, स्पेशल केस है। कहाँ से आया ये आपको ज़रूरी नहीं है, बस आपको ये याद रखिएगा कि ड्यूरिंग चार्जिंग में पोटेंशियल ज़्यादा है। ये ज़्यादा होने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ? इस ईएमएफ में ये जोड़ देते हैं। मतलब क्या होगा? V = E + I × R। ये जो ईएमएफ है, इसमें कुछ और जोड़ दिया जाए, कुछ और जोड़ दिया तभी तो इससे ज़्यादा होगा। अरे ईएमएफ तो 2 वोल्ट है ही है, ईएमएफ तो 2 वोल्ट ही है, इसमें कुछ और ज़्यादा जोड़ देंगे तभी तो ये इससे बड़ा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ सेल अब क्या बड़ा होगा? ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ सेल टर्मिनल पोटेंशियल इज ग्रेटर देन ईएमएफ। ठीक है, कैसे लिखेंगे? ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ सेल टर्मिनल पोटेंशियल इज ग्रेटर देन ईएमएफ। बात समझ में आई कि नहीं आई? यस नो? सबको आ गया? इधर वाला नोट करो, इधर टंकियों की मत बना लेना। चलो, क्यों? आपको याद होगा, ध्यान से सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। कल हमने एक बात बताया था, I = होता है V/R, बताया था ना? कब होता है? V = IR में से आपने I निकाल लिया। फिर हमने कल बताया था कि अगर इस V की जगह हम EMF रखेंगे तो बताओ I की वैल्यू क्या होगी? ये होगी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। बताए थे कि नहीं बताए थे? हाँ, तो आज इसी का हम लोग यूज़ करेंगे और आगे देखते हैं क्या पढ़ना है। आज हम लोग बात करते हैं ग्रुपिंग ऑफ सेल। ग्रुपिंग ऑफ सेल थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना। ग्रुपिंग ऑफ सेल के अंदर पहला हम लोग पढ़ते हैं सेल इन सीरीज। ठीक है, जब बहुत सारे सेल को हम सीरीज़ में लगाते हैं तो क्या होता है और सीरीज़ क्या होता है, ये दोनों कॉन्सेप्ट आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो हम लोग बात करते हैं सेल इन सीरीज़ क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब कहानी सुनना, पहले सीखो उसके बाद समझाते हैं। ठीक है, आपके घर पे ऐसा सेल देखा होगा, एक निप्पो वाला सेल आता है, 1 रुपये मतलब 10 रुपये 15 रुपये की ऐसी आती है क्या? आगे होता है पॉजिटिव, पीछे होता है नेगेटिव। कभी देखा है? नहीं देखा है? तो एक सेल लो और एक एलईडी बल्ब को कनेक्ट कर दो ऐसे। इसी को ट्राई से लिखा जाएगा है? ट्राई से। हाँ, इसी को ट्राई से। मान लो इसका EMF E है, 2 वोल्ट का ये सेल है। समझो बेटा, तो समझ में नहीं आएगा। हमने एक टर्मिनल एलईडी बल्ब से, दूसरा टर्मिनल भी एलईडी बल्ब से कनेक्ट कर दिया, तो ये बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा? ग्लो करेगा ना? अब हमने क्या किया, इसको हटाया तार,
एक और सेल लगाया, ऐसे लगाया, इस सेल का ये पॉजिटिव हो गया और इस सेल का ये क्या हो गया, नेगेटिव। अब एलईडी बल्ब को यहाँ लगाया, टर्मिनल को यहाँ लगाया। बताओ बल्ब की मान लो इसका भी ईएमएफ सेम है, ई वोल्ट का ये भी है, ये भी 2 वोल्ट का है। बताओ बल्ब की ग्लोनेस बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी, थोड़ा और बढ़ गया। ठीक, हमने क्या किया, एक और सेल लगाया कुछ इसी प्रकार, ऐसे। ये हो गया इसका पॉजिटिव, इसका हो गया नेगेटिव, और इसका भी ईएमएफ मान लो तो सेम वोल्ट का है, 2 वोल्ट की बैटरी। इसको बैटरी यहाँ लगा दिया। अब बताओ फिर से ग्लोनेस बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी सर, बहुत बढ़ गई। तो इसी को हम बोलते हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन। सीरीज़ कॉम्बिनेशन में क्या हुआ, थोड़ा सा ध्यान देना, एक सेल का निगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से कनेक्टेड है, फिर दूसरे का निगेटिव तीसरे के पॉजिटिव से कनेक्टेड है, फिर उसका निगेटिव चौथे के पॉजिटिव से, फिर उसका निगेटिव उसके पॉजिटिव से कनेक्टेड है। ऐसे कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं, सीरीज़ कॉम्बिनेशन। और अगर सीरीज़ में 3 सेल लगा है तो बताओ इसका नेट ईएमएफ कितना होगा, जल्दी से बोलो। सब जुड़ जा रहा है ना, ये होगा ई प्लस ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3E। लिख सकते हैं कि नहीं, ई नेट की वैल्यू नहीं लिख सकते हैं। अगर 4 सेल लगा होता तो क्या होता, 5 सेल लगा होता तो 5E, n सेल लगा होता तो NE। बात समझ में आ गई? नहीं समझ में आई? आ गई। अब इसी को सेल इन सीरीज़ में हम ओरिजिनल इसका फिगर बनाते हैं, जो हमको बोर्ड एग्ज़ाम में बनाना है। ध्यान से देखना, ये हुआ मेरे पास सेल नंबर 1, इसका ये पॉजिटिव, इसका ये नेगेटिव। और अगर सेल है तो जाहिर सी बात है उसका कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा, होगा कि नहीं होगा? ठीक है, ये सेल पहला होगा, मान लो इसका ईएमएफ ई। उसी प्रकार एक दूसरा सेल लेते हैं ऐसे, इसका भी ये पॉजिटिव नेगेटिव, इसका भी ईएमएफ ई और इसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस ये मान लेते हैं आर। सेम एक और सेल ले लेते हैं, इसका भी ये पॉजिटिव नेगेटिव और इसका ईएमएफ क्या है, ई, और इसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस आर। अब जल्दी से बताओ इनको सीरीज़ में कनेक्ट करना है। मान लो और सेल है, एन सेल है, इसी तरीके से 3 नहीं है, मान लो n है, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब बताओ इनको सीरीज़ में कनेक्ट करना है। मैं थोड़ा सा इसको इधर बुला लेता हूँ, तुम इधर आ जाओ भाई थोड़ा सा, तुम इधर आ जाओ भाई थोड़ा सा, और तुम इधर आ जाओ, ठीक। इनको सीरीज़ में कनेक्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, बताओ जल्दी से। इनको सीरीज़ में कनेक्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, जल्दी बोलो। तो एक का देखो इस वाले सेल का निगेटिव दूसरे वाले किससे कनेक्ट कर लें, पॉजिटिव से, फिर इसका भी निगेटिव इसके पॉजिटिव से कनेक्ट कर लें। ये कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, वीडियो वाले बच्चों कहलाएगा। अब मैं इसको लाता हूँ और एक एक्सटर्नल बैटरी ले लेता हूँ जिसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ले लेता हूँ जिसका रेजिस्टेंस क्या है, आर है। इसको आपस में ऐसे कनेक्ट कर लेता हूँ। ये हो गया सेल नंबर 1, ये चीज़ ये हो गया सेल नंबर 1। ऐसे कहाँ गया भाई, ऐसे मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ और इसको हम बोल लेता हूँ सेल 1। ये पहला सेल है ऐसे जिसका EMF E। उसी तरीके से ये दूसरा सेल है जिसका भी EMF क्या है, E। उसी तरह से तीसरा चौथा, मान लो ये N वाला सेल है, N सेल लगा हुआ इसमें, इसका भी EMF हमने क्या मान लिया, E मान लिया। ठीक है। अब जल्दी से मुझे बताना बच्चों, ध्यान से सुनो। जैसे मैंने बताया था, अगर एक सेल लगाते, देखो एक का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से कनेक्टेड है, फिर दूसरे का नेगेटिव तीसरे के पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो ऐसा कॉम्बिनेशन को हमने क्या बोला था, सीरीज। तो यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा है कि नहीं, इस सेल का नेगेटिव इसके पॉजिटिव से, इस सेल का नेगेटिव इसके पॉजिटिव से, इस सेल का नेगेटिव अगले के पॉजिटिव से, ऐसा आगे चलता चला जाएगा। ये कौन सा कॉम्बिनेशन कहलाएगा, कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। ठीक है। अब ध्यान से सुनना, मान लो इसका भी EMF E है, इसका भी EMF E है, इसका भी EMF E है, तो नेट EMF कितना मिला, 3E। अगर N सेल होगा तो क्या होगा,
NE। तो बस यही काम करेंगे यहाँ पे, तो ध्यान से देखना। मैं इसको मिटा देता हूँ। तो मैं ऐसे रख देता हूँ कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलो तो हम बात कर लेते हैं नेट EMF ऑफ N सेल इन सीरीज कॉम्बिनेशन। N सेल का नेट EMF क्या होगा सीरीज कॉम्बिनेशन, बताओ। E नेट की वैल्यू कितनी होगी, जल्दी से बोलो, जल्दी बोलो बच्चों, कितनी होगी। मैं नीचे लिख लेता हूँ थोड़ा सा। E नेट, ओह माय गॉड, E नेट की वैल्यू कितनी होगी। E नेट की वैल्यू होगी E प्लस डॉट 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 कितने टर्म्स तक, N टर्म्स तक, होगा कि नहीं। उसी तरीके से E नेट की वैल्यू टोटल कितनी हो जाएगी, जल्दी बोलो, N इंटू E। बात समझ में आ गई। इक्वेशन नंबर 1 बोल लेते हैं, कोई तक है। N ही बोल दो, कोई दिक्कत है। जैसे 3, 1 E 2 E 3 E, आगे जुड़ करके कितने हो गए 3E। उसी तरह से N तक होगा तो क्या होगा NE, ठीक। यहाँ तक किसी को दिक्कत। अब देखो हर सेल के पास एक एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, सेम इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब मुझे ये बताओ, ये सारे के सारे इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में दिख रहे हैं या पैरेलल में। ये भी सीरीज में दिख रहे हैं। इसका मतलब अब हम बोलेंगे नेट इंटरनल रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन सो आर नेट की वैल्यू कितनी होगी, जल्दी से बोलो। आर नेट का मतलब ये इंटरनल रेजिस्टेंस का नेट रेजिस्टेंस कितना होगा, कितने, जितने सेल होंगे उतने ही इंटरनल रेजिस्टेंस भी होंगे कि नहीं। तो क्या होगा आर प्लस सीरीज है तो डायरेक्ट ऐसे जुड़ता चला जाएगा। कब तक जुड़ेगा, N टर्म्स तक जुड़ेगा, ठीक है सर, जुड़ गया। तो बताओ आर नेट की वैल्यू कितनी होगी, N इंटू R। इसको इक्वेशन नंबर हम लोग 2 बोल लेते हैं, कोई दिक्कत। कल हम लोगों ने बात किया था वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कल जिनका छूटा होगा वो बहुत पछताएंगे, सिंस वी नो दैट। फिर से थोड़ा हिंट कर दे रहे हैं क्योंकि कुछ बच्चों का छूटा था, फिर से हिंट कर दे रहा हूँ। V इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू R होता है। I इज इक्वल टू क्या होगा, V बाई R। अगर इस V की जगह आप EMF लिखते हो तो आपके पास यहाँ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ साथ इंटरनल रेजिस्टेंस भी आएगा, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट कल का था। कैसे आएगा, कल के वीडियो में आप लोग एक बार देख लीजिएगा जिनका छूटा है। बस इतना याद रखिए, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ क्या आएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस भी आएगा। तो मुझे यहाँ पर I नेट निकालना है, I की वैल्यू। I इज इक्वल टू होगा नेट EMF अपॉन में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस नेट इंटरनल रेजिस्टेंस। लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो बच्चों, यस नो। वीडियो वालों वेरी गुड वेरी गुड। अब देखो ध्यान समझना, जल्दी से बताओ। I इज इक्वल टू ई नेट EMF की वैल्यू क्या है, N इंटू ई है, होल अपॉन में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या है, R है, और नेट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आया है, N इंटू R। अगर बहुत सारे सेल सीरीज में कनेक्टेड होंगे और उनका करंट निकालना है कि वो कितना आउटपुट करंट दे रहे होंगे, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब देखो बच्चों, ये कब ज़रूरत पड़ती है, सबसे बड़ी बात ये है कहाँ ज़रूरत पड़ती है। आजकल बहुत सारे कार आ रहे हैं, बहुत सारे बाइक्स आ रहे हैं, EV इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उसके अंदर जो सेल लगाई जाती है लिथियम आयन सेल होती है, वो सेल सीरीज़ और पैरेलल में होते हैं। अगर मुझे करंट बढ़ाना है, मैं चाह रहा हूँ करंट ज़्यादा आ जाए, मतलब वो मतलब ज़्यादा करंट उसको चाहिए, तो हम सीरीज़ में लगाते हैं। मैं चाहता हूँ कि वो ज़्यादा बैकअप दे, अच्छा बैकअप दे, तो मैं भी दिखाऊंगा क्या करूँगा। मैं चाहूँगा कि वो बाइक है वो बैकअप अच्छा दे,
और करंट भी उतना ही दे और बैकअप भी अच्छा दे, कुछ और काम करना पड़ेगा, तो हमें ज़रूरत पड़ता है कुछ पैरेलल कॉम्बिनेशन की भी। सीरीज कॉम्बिनेशन समझ में आया? नोट करो फटाफट, हेडिंग लिख लो ग्रुपिंग ऑफ सेल। ग्रुपिंग ऑफ सेल के अंदर पहला सेल इन सीरीज। चलो सेल इन पैरेलल में क्या करना है, आपके पास सारा पॉजिटिव एक साथ कनेक्ट करना है और सारा नेगेटिव एक साथ कनेक्ट करना है। और मैंने देखा कि इनका जो नेट ईएमएफ है वो किसी एक सेल के ईएमएफ के बराबर होगा, अगर तीनों का ईएमएफ सेम होगा तो। अगर इन तीनों का ईएमएफ अलग अलग होगा तो क्या होगा, जो हाँ जिसका ईएमएफ ज़्यादा होगा उसके वजह से बल्ब की ग्लोनेस पे असर पड़ेगा। ठीक, अब हम सेल इन पैरेलल का फिगर बनाते हैं। तो सेल इन पैरेलल में मैंने आपको क्या बताया है, आपके पास एक सेल हुआ, एक और सेल हुआ, एक और सेल हुआ, इसी तरीके से डॉट डॉट डॉट, एक और सेल हुआ, ऐसे। ठीक, अब हर सेल का कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, मान लो R, ये भी R, R, ये भी R। ये सब सेल का पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल होगा। पैरेलल का मतलब सारे पॉजिटिव को एक साथ कनेक्ट कर दिया जाए और सारे नेगेटिव को एक साथ कनेक्ट कर दिया जाए। इसी को तो हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन कहेंगे कि नहीं कहेंगे? यस नो। अब इनको उठाते हैं और क्या करते हैं, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर देते हैं। ऐसे कहीं से भी पकड़ के उठाओ और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा लो कैपिटल हाँ। किसी बच्चे को तकलीफ यहाँ तक फिगर में, वीडियो वाले बच्चों? अब मैं मान लेता हूँ ये सब सेल है, सबका ईएमएफ क्या है, सेम है। इसका भी ईएमएफ ई एंड ई। कोई तकलीफ? वीडियो वाले बच्चों कोई तकलीफ? यस नो बोलो। नो सर। नो सर। अब बताओ नेट ईएमएफ, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इतना बड़ा लिखने से बेहतर है ये, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। मैं थोड़ा जो नटचोर टाइप का आदमी हूँ, आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। नेट ईएमएफ इन पैरेलल यहाँ लिख लेता हूँ। पैरेलल कॉम्बिनेशन बताओ ई नेट की वैल्यू कितनी होगी, जल्दी से बोलो। किसके बराबर होगी, जल्दी बोलो। ई के बराबर होगी। क्यों ई के बराबर होगी? क्योंकि एक सेल लगाएं या दो सेल लगाएं या तीन सेल लगाएं, अगर सबका ईएमएफ सेम है तो बल्ब के ग्लोनेस में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उसी तरीके से नेट इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। चलो मैं अब बात कर लूँ, कहाँ गया भाई, ये हो गया नेट इंटरनल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो बहुत बड़ा हो गया, थोड़े से छोटा हो जाओ हमारे हाथ में, ठीक। नेट इंटरनल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, जल्दी से बताओ नेट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा? हाँ 1/RP हो जाएगा, या R नेट हो जाएगा, क्योंकि सारे इंटरनल रेजिस्टेंस किस में कनेक्टेड है? पैरेलल में। तो पैरेलल का फॉर्मूला लगेगा ना, तो ये हो जाएगा 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस डॉट डॉट डॉट, कब तक? n सेल है तो n टर्म्स तक। नहीं समझ में आ रहा है क्या? ये 1/R क्यों हुआ, कोई बच्चा बता सकता है? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये फॉर्मूला कब लगता है? जब रेजिस्टेंस पैरेलल में होता है। तो सारे इंटरनल रेजिस्टेंस किस में दिख रहे हैं? इस वजह से यहाँ पे ऐसा फॉर्मूला लिखा गया। तो 1/R नेट की वैल्यू क्या होगी, जल्दी से बोलो। 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R n टर्म्स तक है, तो इसको क्या लिख सकते हो? n/R लिख सकते हो क्या? R नेट की वैल्यू कितनी होगी, जल्दी बोलो। R/n। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोला, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोला। अब बताओ नेट करंट कितना होगा, देखिए कौन बच्चा बता सकता है? नेट करंट बताओ, आई नेट। आई इज इक्वल टू होता है, आपको याद होगा, ई नेट अपॉन में क्या था, जल्दी बोलो? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस नेट इंटरनल रेजिस्टेंस, यही तो था, नहीं था क्या? हाँ सर।
तो चलो I इज़ इक्वल टू ई नेट की वैल्यू कितनी है, थोड़ा सा ऊपर देखो, ई नेट की वैल्यू क्या है, ई है सर, लिख लेते हैं ऊपर, ई होल अपॉन में आर की वैल्यू तो आर ही है, लेकिन आर नेट की वैल्यू क्या है, जल्दी से बोलो, आर बाई एन। थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने आता है क्या, तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा ई अपॉन में, जब एलसीएम ले लोगे तो ये होगा एन इंटू, ये एन कैपिटल में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर अपॉन में एन, ऐसा हो जाएगा। ये एन जब ऊपर चला जाएगा तो आई का फॉर्मूला मिल जाएगा, आई इज इक्वल टू एन ई अपॉन में एन इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ये नेट करंट निकालने का फॉर्मूला मिल गया। कौन सा कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। बात समझ में आ गई, नहीं समझ में आया, बहुत ईजी है, ये बोर्ड एग्जाम में कभी आता नहीं है।